नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट तृतीय में महात्मा गांधी के आंदोलन और योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने एक विलायती शिक्षा प्राप्त की थी और भारत के जाने माने बैरिस्टर बने थे। गांधी जी की पहली अभिव्यक्ति डरबन, अफ्रीका में हुई थी और जहां महात्मा गांधी ने श्वेत अश्वेत भेदभाव को मिटाने के लिए आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता प्राप्त हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी का कद ज़्यादा बढ़ गया और महात्मा गांधी के कद प्रसिद्धि को देखते हुए उन्हें भारत आमंत्रित किया गया और 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रवेश कर गए थे। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उस समय कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सर तैयब जी, दिनेश वाचा जैसे कई नेता थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के कहे अनुसार रेल से व अन्य साधनों से पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत में गांधी जी ने देखा कि इस देश में सबसे ज़्यादा मेहनत किसान और मजदूर कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा दुर्दशा भी इन किसानों और मजदूरों की। महात्मा गांधी ने उसके बाद जब महात्मा गांधी को पहली बार 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारतीयों के सहयोग से भारतीय संस्कृति की शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया विश्वविद्यालय था और इसके उद्घाटन समारोह में जब गांधी जी को वक्ता के रूप में उद्बोधन करने का मौका मिला तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में भारत के कुलीन सम्राट वर्ग के लोगों को निशाने पे लिया और यहाँ तक भी कह दिया कि अंग्रेजों से ज़्यादा हम इन किसानों और मजदूरों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी हैं। इस पर महात्मा गांधी के इस भाषण का किसान मजदूरों में बड़ा प्रभाव हुआ। महात्मा गांधी की प्रसिद्धि बढ़ रही थी। इसी दौरान स्वयं महात्मा गांधी ने भी अपने आप को एक किसान के रूप में, अपने आप को भारतीय पोशाक में स्वदेशी अवधारणा से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने पाश्चात्य परिधानों को त्याग कर और एक तंग धोती धारण कर आलीशान भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर गुजरात के साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की और एक सामान्य व्यक्ति की तरह गांधी जी ने जीवन यापन करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने अपने पहनावे में खादी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लोगों में स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया और स्वयं गांधी जी ने पाश्चात्य पहनावा त्याग कर भारतीय पहनावे को अपनाया और ये दर्शाने की कोशिश की कि हमें हमारी संस्कृति से जुड़कर वो रहना चाहिए।
महात्मा गांधी के इस प्रभाव को देखते हुए, सादगी को देखते हुए बहुत से भारतीय उनके अनुयायी बन गए। इसी दौरान अंग्रेजों का दमन चक्र भारत में बहुत तेज गति से चल रहा था। इससे पहले अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इस प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा सहयोग करें। भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाएं, बदले में हम आपको, आपकी मांगों को मानेंगे। महात्मा गांधी ने निश्चल भाव से भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने वादा खिलाफी कर दी। अंग्रेज भारत में किसानों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने भारत में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। भारत जैसे विशाल राष्ट्र से वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। अकाल पड़ने पर भी किसानों से करों की वसूली करते, न देने पर उनके सामान की नीलामी तक कर देते। किसानों से जबरदस्ती अपने फायदे की कृषि करवाते, नील की खेती करवाते। इनसे किसानों की भूमि की उर्वरक क्षमता कमजोर हो जाती। किसानों के पास खाद्यान्न की कमी होती थी, फिर भी उन्हें अंग्रेजों का हुक्म मानकर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे किसानों की दयनीय दशा थी। ऐसी स्थिति में जब 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने, किसान ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि गांधी जी, चंपारण बिहार के जो किसान हैं उनसे अंग्रेज जबरदस्ती नील की कृषि करवा रहे हैं और 3 कठिया प्रणाली से कर वसूल कर रहे हैं। आप इन किसानों की मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए। चंपारण के डीएम को उन्होंने नोटिस जारी किया और इस नील की खेती को बंद करने के लिए, 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति के लिए आग्रह किया। इसके साथ उनके साथ राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना योगदान दिया था। महात्मा गांधी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने है वो मान लिया। महात्मा गांधी के द्वारा अपने जीवन काल में पहला सत्याग्रह किया गया था। चंपारण के किसानों को नील की खेती से मुक्ति के लिए अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली। इससे गांधी जी की प्रसिद्धि बढ़ गई। किसान गांधी जी को गांधी महाराज, गांधी बाबा जैसे बहुमान शब्दों से नवाजने लगे। किसानों को सहयोग मिल गया। इसके अलावा महात्मा गांधी के पास उसी दौरान अहमदाबाद के मिल मजदूर पहुंचे 1918 में, और अहमदाबाद के मिल मजदूर थे, उनसे उनके मालिक काम ज़्यादा करवाते थे, वेतन कम देते थे। मजदूरों का वेतन इतना कम होता था
कि वे मात्र 2 वक्त की रोटी भी सही ढंग से नहीं खा सकते थे। उनसे काम 12-15 घंटे करवाया जाता, लेकिन वेतन वो ही दिया जाता था। मजदूरों के कहने पर महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद के मील मजदूरों के सहयोग में मील मजदूरों के साथ मीलों के आगे पहुंचे, मील मालिकों से आग्रह किया। नहीं मानने पर महात्मा गांधी इन मजदूरों के साथ मीलों के आगे धरने पर बैठ गए और पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। अंत में मील मालिकों ने मजदूरों की बात मान ली। ये महात्मा गांधी की सत्याग्रह की दूसरी जीत थी। अब महात्मा गांधी के साथ किसानों का सहयोग मिल गया, मजदूरों का सहयोग मिल गया। गांधी जी की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर लगातार अकाल पड़ रहे थे, फिर भी उनसे जबरदस्ती करों की वसूली कर रहे थे। महात्मा गांधी से किसानों ने आग्रह किया और महात्मा गांधी ने किसानों को लगान से छूट दिलाने के लिए कर नहीं आंदोलन चलाया था। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार काफी भयभीत हुई और ब्रिटिश सरकार ने किसानों का, खेड़ा के किसानों का कर माफ कर दिया। इस तरह किसानों का जो कर माफ होने से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांधी जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और अब महात्मा गांधी एक अखिल भारतीय नेता के रूप में जाने लगे थे। इस तरह महात्मा गांधी के जीवन में उन्होंने जितना भी कार्य किया वह सब कार्य उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की डोर पर किया था। उन्होंने जीवन में कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, हमेशा अहिंसा के पुजारी, अहिंसा रूपी हथियार लेकर, सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करते रहे। अंग्रेज गांधी जी के द्वारा किए गए सहयोग के बावजूद भी उनका कम मान रहे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को भरपूर सहयोग दिया था और सरकार ने भी युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को स्वशासन का आश्वासन दिया था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की घोषणा की, जिससे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई। इससे गांधी जी को निराशा हुई, लेकिन गांधी जी ने अपनी सहयोगी नीति को अभी तक त्यागा नहीं था। गांधी जी अभी भी विश्वास कर रहे थे कि शायद अब की बार अंग्रेज हमारी बात को मान लेंगे। 1919 के सुधार
अधिनियम से सभी राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे, लेकिन गांधी जी परीक्षण के तौर पर उसे कार्यान्वित करने के पक्ष में थे। उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में एक अंक में लोगों से अपील की थी कि इन सुधारों को सफल बनाने के लिए कार्य करें। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से भी वादा किया था कि हमारी विजय के बाद हम आपके खलीफा को नहीं हटाएंगे, तुर्की के खलीफा को नहीं हटाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों के साथ भी वादा खिलाफी करते हुए उन्हें भी पद से हटा दिया, तुर्की के खलीफा को भी हटा दिया। इससे मुस्लिम जगत में भी निराशा हाथ लगी। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली के साथ मिलकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन को संभाला था और मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश भी की थी। सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की कोशिशें वो की थी। अंग्रेज भारतीयों के सहयोगी रवैये को देखते हुए भी दमन पर तुले हुए थे और इसी दमन के लिए उन्होंने भारत में एक काला कानून, घृणित कानून पारित कर दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया। युद्ध समाप्ति के बाद इस अधिनियम की अवधि भी समाप्त होने वाली थी, परंतु सरकार इस कानून को किसी न किसी रूप में रखना चाहती थी। न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में भारत सरकार ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए जो पारित होने के बाद रॉलेट एक्ट के नाम से विख्यात हुए। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर उसे बंदी बनाया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए उसे चाहे जितने समय तक जेल में रखा जा सकता था अथवा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में कोई विशेष क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं चल रहा था। अतः इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। विधेयक प्रस्तावित होते ही गांधी जी ने घोषणा कर दी थी कि यदि ये कानून पास कर दिए तो इन कानूनों का विरोध करने के लिए सत्याग्रह करेंगे। और सरकार ने भारतीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा करके 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून लागू कर दिया। सरकार भारतीयों की इच्छाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। महात्मा गांधी ने जैसे ही इस कानून को लागू करने का समाचार सुना, उन्होंने इस कानून को काला कानून कहा, क्योंकि इस कानून के तहत कई निर्दोष लोगों को ब्रिटिश सरकार बिना किसी कारण के जेल में ठूंस सकती थी। न अपील, न दलील, न वकील। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति न तो अपील कर सकता था, न दलील दे सकता था
और न ही अपना वकील रख सकता था। बिना किसी कारण के किसी भी भारतीय को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती थी। महात्मा गांधी द्वारा पूरे भारत में हड़तालों का इसका विरोध करने के लिए कार्य शुरू किया गया था। धन्यवाद।